प्रदीप कुमावत IITian। आपके लिए आज का जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2.31 डिस्कस करेंगे फिजिक्स चैप्टर 2 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं हम डिस्कस करना उसको। तो पहले इसमें काफी सारे पार्ट है बेटा, टोटल मिला के उसके 6-7 पार्ट्स है क्वेश्चन के 31 के। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.31 का पार्ट ए। तो पहला पार्ट इसका बोल रहा है कि दो लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स है जिनपे चार्ज Q1 और Q2 है, ठीक है, और उनके बीच में क्या फोर्स ये होगा, हमसे पूछ रहा है क्या दो लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स के बीच में फोर्स होगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि क्या ऐसा होगा। तो करते हैं शुरुआत, और जहां R क्या है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि एक स्पेयर हमें ऐसा दिया हुआ है और दूसरा स्पेयर हमारे पास में इस तरह से है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, सेंटर्स के बीच की। एक पे चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2। बेटा सिंपल सी बात है। अब देखो दो केस ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव टाइप से ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप से ले लो, दोनों सेम नेचर मतलब। तो पहला केस में ले सकता हूं, आपको मैं सिंपल एक बार के लिए बताता हूं, दूसरा केस आप खुद से सोचिएगा बेटा। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि दोनों केस है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है दोनों Q1 एंड Q2, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अपोजिट नेचर हो तो आप सोचना। तो बेटा देखो पॉजिटिव के केस में ये पॉजिटिव इसके पास आएगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एक तरह से। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, यदि दोनों पॉजिटिव है, सॉरी यदि पॉजिटिव टाइप से है तो एक दूसरे का रिपल्शन होगा और चार्ज थोड़ा इधर पहुंच जाएगा, चार्ज की डेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से समझे, कंडक्टर्स है, लार्ज कंडक्टर्स है, तो एक्चुअल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर में, आपको पता है। तो आसपास लाने से इंडक्शन वगैरह की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा बच्चों, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहां से आप देख सकते हैं R इनके बीच की दूरी है, तो इसकी वजह से ये जो चार्ज है वो एक्चुअल में दूर पहुंच गया। तो ये जो टोटल एक्चुअल में बोलेंगे तो लेट्स से कि ये इनकी R डैश हो गई ये वैल्यू, ठीक है। सो मैं यदि फोर्स लिखना चाहूं इनके बीच तो इट विल बी समवॉट लाइक K Q1 Q2 by R डैश का स्क्वायर एक तरह से। इसी तरह बेटा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो चार्ज पास में आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस भी R से बड़ी होगी। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि ये जो दोनों चार्ज है, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से एक्चुअल में चार्ज पूरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता। चार्ज इज नॉट कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर। तो चार्ज जब सेंटर पे कंसंट्रेटेड नहीं होगा तो बेटा सेंटर की डिस्टेंस हम ले भी नहीं सकते। देयरफॉर फोर्स इज नॉट इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आप समझ आ गए सभी बच्चों को जो तर्क आया इस क्वेश्चन के पीछे? आपका कंसेप्ट समझ आया होगा बेटा, मेटल्स है तो दूसरे के चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। गुड, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं सभी बच्चों, फटाफट से इसका देखो। तो सेकंड पार्ट बोल क्या रहा है पहले ये समझो, तो काफी अच्छा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि यदि कूलम्ब्स के लॉ में बेटा डिपेंडेंस जो है वो 1/r³ का हो तो क्या हमारे लिए गॉस लॉ वैलिड होगा। तो ध्यान से समझो, व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 इज सेइंग इफ द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन कूलम्ब्स लॉ इज ऑन 1/r³ इंस्टेड ऑफ 1/r स्क्वायर, तो क्या हमारा गॉस लॉ स्टिल वैलिड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पूछ रहा है, पहले दिया क्या समझो, कूलम्ब्स के फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी है 1/r³ के। इफ तो गॉस लॉ वैलिड है या नहीं ये पूछा है। चलिए बहुत अच्छी बात बेटा, आप सबको पता है यदि ऐसा है तो क्या मैं लिख सकता हूं E इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r³। सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी के प्रोपोर्शनल होगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा गॉस लॉ क्या है ये बताओ आप। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास आता है इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात भाई। सो समझने की बात ये है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल समझो कि राइट हैंड साइड जो है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल करेक्टनेस की हेल्प से वी विल सॉल्व दिस। तो राइट हैंड साइड जो है दैट इज, यहां पे देखो किसकी डायमेंशन है, चार्ज की।
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन एक तरह से, ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो क्यू हो जाएगा बेटा IT वगैरह हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की भी हम निकाल सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। बट हम तो ऐसा समझो कि चार्ज की डायमेंशन है और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है एक तरह से। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो E जो है बेटा जी, तो E की जो डिपेंडेंस आ रही है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट आएगा, आप सबको पता है, E में भी आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कांस्टेंट आएगा, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की चिंता नहीं करनी, हमें तो चिंता करनी है न्यूमरेटर में चार्ज की डायमेंशन लानी है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट का आएगा तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें किसी तरह इंश्योर करना है कि चार्ज के अलावा कुछ ना आए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट की डायमेंशन है। बढ़िया भाई। तो यहां से देखोगे तो E को जब हम देख रहे हैं कि 1/r³ के प्रोपोर्शनलिटी है, और dA तो एरिया है, एरिया की प्रोपोर्शनलिटी होती है r² के, तो ध्यान से देखो बेटा जी, तो यहाँ जो भी कांस्टेंट आएगा दैट इज अपार्ट, यहाँ से एक r बच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो लेफ्ट हैंड साइड में एक r की बेटा एक्स्ट्रा बच जाएगी 1/r, और ऐसा कोई भी फैक्टर राइट साइड में नहीं है। राइट साइड में नो लेंथ, कोई भी लेंथ का बेटा पैरामीटर नहीं है। ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या बोला, भूल जाओ। उसके अलावा बेटा ये आ रहा है, ऑब्वियसली इसमें क्यू भी आएगा ऊपर। तो समझने की बात समझते हैं तो हम बोल सकते हैं बेटा राइट हैंड साइड में यदि E की 1/r³ भी डिपेंडेंस हुई तो इट विल बी एक r बेटा एक्स्ट्रा बच जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द बोथ साइड डायमेंशंस विल नॉट मैच, और ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रह पाएगा। आया समझ सब बच्चों को कि क्यों गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, 1/r³ की। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा देखो, तीसरा पार्ट देखते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं। तीसरे पार्ट में बेटा बोला गया है कि एक चार्ज को क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रिलीज किया गया, ठीक है, और पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, रेस्ट से एक पॉइंट पे रिलीज किया गया और पूछ रहा है कि अलोंग द फील्ड पास होगा या नहीं। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे 2.31 का सी पार्ट। तो चार्ज को रिलीज किया, तो अब यहाँ दो केस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक जनरल चीज सिखाता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कशन करूंगा बेटा। दो बातें हैं, समझना ध्यान से। पहली बात तो क्या, यदि फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान से समझना मेरी बात को, यदि फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल का पास दो ही तरह का हो सकता है, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोलिक, जैसा हमारा बेटा होता था किसमें, प्रोजेक्टाइल में। स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब हमारे पास में फोर्स इज और वेलोसिटी की बात कर लो तो भी चलेगा, v इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू f। तो फोर्स के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब होगा, और या फिर इनिशियल स्पीड ही जीरो हो जाए, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखो, यदि यहां पे ऐसा है कि किसी फोर्स के अलोंग पार्टिकल को छोड़ा गया, तो इस तरह का बिहेवियर होगा। बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो पैराबोलिक, ऑब्वियसली बात है, कोई भी एंगल हो, सम एंगल इसके अलावा, ठीक है, बिटवीन v एंड f, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कुछ एंगल रहे हमारे पास में, तो ऐसा पाथ देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, जब हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसी तरह बनेगी, इस तरह की कुछ लाइंस होगी। तो किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे यदि रिलीज करूं मैं क्यू को, तो बेटा उस पर फोर्स इसी तरफ लगेगा, और सिंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है फोर्स, तो ये इसके अलोंग ही मूव करेगा। तो फर्स्ट केस का आंसर आ जाता है कि चार्ज विल मूव अलोंग दी लाइन। तो चार्ज कैसे मूव करेगा, चार्ज मूव अलोंग लाइन। ठीक है जी, समझ आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट पार्ट इसका डील करते हैं हम। तो इसका सेकंड पार्ट बेटा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे कुछ लाइंस हो सकती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी तरह की लाइंस हो सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ लाइंस मान ले। अब सोचो कि पार्टिकल को यहां रिलीज किया मैंने, तो इस तरफ फोर्स है, इस तरफ टेंजेंट की तरफ, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी। बट जैसे ही पार्टिकल मान लो यहां पे कहीं पहुंचा, तो पार्टिकल मूव तो ऐसे कर रहा था बट फोर्स की डायरेक्शन इधर है,
या लाइन ऑफ फील्ड इधर है, तो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन फील्ड के अलोंग नहीं होगी। तो इस केस में मोशन विल नॉट बी अलोंग फील्ड, तो फील्ड के अलोंग मोशन भाई साहब हमारा नहीं होगा। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब यूनिफॉर्म होगा तो वो बेटे तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज सिखाया मैंने जो काम आता है बहुत बार, कई बार फोर्स कांस्टेंट हो तो क्या होगा आपके सिलेबस में भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पेंडुलम के सवाल ये वो, तो सब में ये कंसेप्ट सामने आते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका 3 पार्ट देख लिया हमने। डी, what is work done by the electric field of a nucleus in a complete circular orbit of the electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट में फील्ड क्या होगा, what if the orbit is electrical। तो समझते हैं बेटा, हमसे न्यूक्लियस के फील्ड से पूछा जा रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाफट बात कर लिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके रिवॉल्यूशन पे फोर्स कितना आएगा ये बताना है। चलिए बहुत अच्छी बात जी, निकाल लेते हैं फोर्स कितना, सॉरी वर्क कितना होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से चक्कर लगा रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का एक क्लोज पाथ पे वर्क क्या होता है, जीरो। वर्क ऑन क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ पे वर्क होता है जीरो। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है बेटा, चाहे सर्कुलर ऑर्बिटल हो चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिटल हो, एक पूरे पाथ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो जीरो के बराबर होगा और कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट भी। चलिए बहुत अच्छी बात, तो इसका ये पार्ट तो बहुत आसान था बेटा। कौन सा पार्ट था ये, डी। सो डी पार्ट क्या था, सिंपल पूछ रहा था कि वर्क कितना होगा, कि इलेक्ट्रिकल होगा तो भी सेम होगा, हाँ जीरो आंसर आएगा। क्यों, सिंपल लॉजिक, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और ऐसा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ई देखिए बेटा, we know that electric field is discontinuous across the surface of a charged conductor, its electric potential also discontinuous there। बेटा ये कंसेप्ट मैंने अपनी उसमें भी डिस्कस किया है, जब हम पढ़ रहे थे हमारी लेक्चर सीरीज, जो कंसेप्ट देख रहे थे हम उसमें भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूअस होता है कंडक्टर के सरफेस पे, बट क्या पोटेंशियल भी ऐसा होता है। तो बना लेते हैं कंडक्टर। तो बेटा कंडक्टर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जीरो होता है। कंडक्टर की सरफेस पे जो सरफेस के जस्ट पार्ट जो ई होता है, लेट्स से क्यू चार्ज है, तो दैट इज kq/r²। ठीक है जी। पोटेंशियल की बात करें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। इसी तरह मैं यदि पोटेंशियल की भी बात कर लूं तो v इनसाइड इक्वल टू भी kq/r होता है, और v इसकी सरफेस की तरफ भी या सरफेस के नियर पॉइंट्स पे भी क्या होता है, kq/r। तो क्लियरली दिख रहा है बेटा यहाँ से, और आपको स्पेस की वैल्यूज का आइडिया नहीं है, तो बेटा आई विल सजेस्ट यू कि आप सब लोग अपना एक लेक्चर है जिसमें स्पेस के हमने सारे डेरिवेशन करवाया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल भी, सब कुछ, तो वो लेक्चर जरूर देख ले हम। उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये जानकारी पता चल जाएगी, और ग्राफ भी बनता है, ग्राफ बना के भी समझ सकते हो, बट इतनी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, जस्ट आउटसाइड सरफेस पे इतना होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटीन्यूअस है, अंदर जीरो है, बाहर कोई और वैल्यू आ रही है। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी का ग्राफ से पता करना आसान होता है, तो मैं वो बना के दिखा देता हूँ आपको कि r बराबर r तक तो बेटा जीरो था, और उसके बाद सडनली शूट अप हुआ और ऐसे गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ होता है। इस पोटेंशियल का बनाता हूँ तो पोटेंशियल ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल का ग्राफ जब बनाते हैं कंडक्टर का, तो बेटा वो इस तरह से होता है, तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है ना, बाहर अंदर में लगभग सेम रहता है। तो इस तरह का बिहेवियर है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो ये पार्ट भी हो जाता है कौन सा, इसका ई पार्ट। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था बेटा जी, ई पार्ट था। तो अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एफ की तरफ। तो एफ पार्ट बोल रहा है हमें, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर, कि हम सिंगल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। तो चलो बता देते हैं क्या मतलब है। बेटा जी जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे याद करो, तो यदि कोई सिंगल कंडक्टर है तो उस पर यदि Q चार्ज आता है तो हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल V हो गया और कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V। गुड। अब समझो इस बात को कि बेटा जब कोई भी यहाँ पे आसपास में कोई और कंडक्टर नहीं है
तो हम क्या मानते हैं, याद करो कि ये इनफाइनाइट पे है दूसरा पार्ट। ठीक है, जनरली हम दो पार्ट से ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको हमेशा समझाया, जब भी कुछ नहीं बोलते हैं तो एक्चुअल में वी में एक चीज हिडन होती है, दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट। क्योंकि दो प्लेट्स वगैरह होती है तो एक के दूसरे के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, बट कोई नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में क्यू कहां से आ रहा है, ये क्यू इनफाइनाइट से चल के आया है, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लेती है, 0। तो बेटा ये जो v हम लिखते हैं दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्चुअल में होता है v, क्या रहता है, v एट कोई पॉइंट बेटा इसके स्क्वायर पे a मान लो, तो v एट a माइनस v इंफिनिटी। तो ये बात है बेटा इस सिंगल कंडक्टर होने की। सिंगल कंडक्टर है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि दूसरा उसका काउंटर पार्ट कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। गुड, ऑल गुड, सेटअप, ठीक है, बढ़िया। तो ये सब बातें हमसे पूछी जाती है या हमें आनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से कंडक्टर का मतलब क्या है इसका। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि माइका और वाटर की बात कर रहे हैं। जी पार्ट जो है इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट। सो इट इज आस्किंग गेस द पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर इज मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज अराउंड 80, और एप्सिलॉन आर ऑफ माइका, माइका ही दिया है ना बेटा, हाँ, तो माइका का एप्सिलॉन आर है 6। ऐसा क्यों होता है, तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बच्चों। तो पहले समझो बेटा, हमने जब डिस्कस किया था तब भी समझाया था आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एक्चुअल में पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन कैपेबिलिटी को बता रहा होता है। तो इंडिविजुअल मोमेंट्स मिलके, जैसे पूरा मॉलिक्यूल होता है उसमें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, तो इंडिविजुअल मोमेंट्स मिलके एक बड़ा मोमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, और परमानेंट डाइपोल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सबको पता है, सब जगह में जो वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर में इंडिविजुअल जो मोमेंट्स होते हैं, इसके इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, डाइपोल मोमेंट दैट इज मच लार्जर, इवन वेरी लार्ज, इट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इन H2O, ठीक है, इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, म्यू लिख देता हूं बेटा, म्यू ऑफ माइका। तो ये मेन वजह होती है। इवन वाटर का बेटा सबसे बहुत ज्यादा है, वाटर में इंडिविजुअल मोमेंट्स काफी लार्ज काउंट होते हैं। इस वजह से हमारे पास में सब बिहेवियर देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल मोमेंट मिलके या इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट मिलके ही ये डिसाइड करते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है पोलराइजेशन की, और उसी से डिसाइड होता है हमारे पास में क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे यदि थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर सीरीज अगेन रेफर कर सकते हैं। तो ये मेन वजह होती है। और इंटरन जो बेटा मोमेंट्स होते हैं, म्यू कंबाइन जो रहता है वो डिसाइड करता है हमारा एप्सिलॉन आर को। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये पता है तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी सारे पार्ट्स थे, वन बाय वन मैंने सारे पार्ट डिस्कस किए हैं। आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं अपनी। थैंक्स। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुंचे हर घर हर द्वार।